हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गणित के विषय में अपने प्रश्नावलियां लगातार चैनल पर अपलोड हो रहे हैं और इसके साथ ही हम बच्चे प्रैक्टिस करते रहे, इसलिए मॉडल पेपर्स भी लेके आ रहे हैं। तो आप मॉडल पेपर की तैयारी करते रहे ताकि किस प्रश्नावली में से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव बनता है, किस प्रकार के बड़े प्रश्न बनते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और साथ ही आपने जितनी प्रश्नावली की तैयारी की है उसके आधार पर हम जो मॉडल्स पेपर आपके लिए लेके आ रहे हैं इनको भी साथ साथ देखते रहे, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से आपने तैयारी की है। और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो उम्मीद है आज से जो आपके मॉडल पेपर की श्रृंखला जारी की जा रही है इसको आप देखते रहेंगे और इसमें निश्चित रूप से कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके कभी क्लास में भी नहीं पढ़ाए गए होंगे। तो इन वीडियो को पूरा देखते रहें और इन प्रश्नों को भी नोट करते रहें ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से और भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आप उनका सही आंसर कर पाओगे। तो बिना देरी किए हुए हम पहले मॉडल पेपर से शुरुआत करते हैं आज। और इसमें ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर और थोड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो को वॉच जरूर कीजिए। हमारा पहला ही प्रश्न है आज का मॉडल पेपर का। मैं यहां लिख देता हूं प्रैक्टिस मॉडल पेपर। मॉडल पेपर फर्स्ट। हम पहले मॉडल पेपर से शुरुआत करने वाले हैं और इसमें जो भी प्रश्न आपका आएंगे आप उनके फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी तैयारी के लेवल किस प्रकार से इस चीज का आप जांच कर सको। तो पहला प्रश्न है, इसमें 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 225 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपको क्या करने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड आप किस प्रकार से करेंगे और फिर उसको किस तरह से लिखेंगे ये आपको सॉल्व करके देखना है। देखिए 2 2 5 आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आती है, 5 7 2 9। इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम 3 से शुरुआत करते हैं। तो 3 का भाग 22 में दिया, 7 बार बचा 1 तो बना 15, 3 पंजा 15। फिर से हम इसमें 3 का भाग लगाते हैं, 75 में जाएगा 25 बार, फिर भाग लगाते हैं इसमें 5, फिर 25 में जाएगा 5 का, फिर 5 में 1 5 का, फिर 1। तो इसके टुकड़े जो प्राप्त हुए हमें 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो आपसे इसमें कहा है कि इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं जिसमें से आपको जिस ऑब्जेक्टिव में ये आंसर मिलता है वो आपका राइट आंसर होगा। और आपके ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न है उसका सही ऑब्जेक्टिव है ए। ऑब्जेक्टिव ए। यदि आपके पास में मॉडल डेस्क वर्क की कोई प्रैक्टिस बुक है तो उसको आप लेके बैठ जाइए, या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी प्रश्न आपको समझाया जा रहा है उसका प्रश्न भी लिखा जा रहा है, उसको किस प्रकार आपको सॉल्व करना है ये भी आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है, यदि x बराबर 3 माइनस x माइनस 4 इसकी घात बतानी है। घात के लिए आपको इस ब्रैकेट का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करना है, उसके बाद x का गुणा इन दोनों संख्याओं से करना है। तो 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे तो 3 गुणा x 3x, 3 गुणा 4 करेंगे तो 12, x का गुणा x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x का गुणा माइनस 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका ये 3x और ये 4x, इसका हो जाएगा 7x, ये आपका माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सही क्रम में जमाते हैं तो ये होगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 12। चूंकि हमसे ये प्रश्न पूछा है कि इस समीकरण की घात कितनी होगी, तो आप ध्यान दीजिए, घात का मतलब है किसी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात, वो समीकरण की घात कहलाती है। तो इस समीकरण में यहाँ चर x है और इसकी घात 1 है, और जबकि यहाँ चर x है और उसकी घात 2 है, तो इस समीकरण की जो घात होगी वो 2 होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2। समीकरण में चर राशि की यदि आप नहीं समझ पाए हो तो सुनिए, कोई भी समीकरण आपको इस प्रकार से लिखा है, मान लीजिए यही समीकरण लिखा है, तो इसमें आपको ये देखना है
कि इस समीकरण में जो चर राशि दी है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। यहाँ x पर घात 1 है, यहाँ x पर घात 2 है और यहाँ x पर घात 3 है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही समीकरण की घात कहलाएगी और इसी घात के अनुसार इस समीकरण का नाम दिया जाता है। चूंकि यहाँ घात सबसे बड़ी 3 है इसलिए यह त्रिघात समीकरण है और यदि इस प्रकार से इसमें से ये नहीं होती संख्या तो अभी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका नाम द्विघात समीकरण है। और यदि ये भी नहीं होती तो इसमें चर राशि x है और उसकी घात 1 है इसलिए इसका नाम रैखिक समीकरण है। उम्मीद है आपको ये तीनों प्रकार के समीकरण समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आया तो पुनः देखिए। इस समीकरण की जो अधिकतम बड़ी घात है वो 3 है, इस कारण इसका नाम है त्रिघात समीकरण। और यदि ये नहीं है तो इसका मतलब है इसकी घात सबसे बड़ी 2 है तो इसका नाम हुआ द्विघात समीकरण। यदि ये भी नहीं होती और आपकी चर राशि x है इसके ऊपर घात 1 मानी जाती है तो एक चर राशि वाली समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और यदि यही नहीं होता तो ये समीकरण नहीं बनेगा और ये सिर्फ और सिर्फ ये एक अचर राशि रह जाएगी। उम्मीद है आप समीकरण पहचानना आसानी से सीख गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके अपने। तीसरा प्रश्न है आपका y - 3 बटा 7 माइनस x बटा 2 बराबर 1। इसमें कहा है आपसे यदि y बराबर 10 है, y बराबर कितना है 10 है तो इसमें x का मान क्या होगा। आप साथ के साथ यदि आपके पास में डेस्क वर्क नहीं है, मॉडल डेस्क वर्क नहीं है तो आप प्रश्नों को लिख लीजिए और उसके साथ साथ इन उत्तरों को भी लिखते चलो ताकि आपको पता चले कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। देखिए हमसे कहा है y बराबर 10 तो x का मान ज्ञात करना है। हमें जहां इस समीकरण में y नजर आ रहा वहां 10 रख देना है तो ये हमें y यहां नजर आ रहा तो इस जगह लिखना है हमें 10 - 3 बटा 7 माइनस x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। 10 में से 3 जाएगा तो आपको बचा 7 बटा 7 माइनस x बटा 2 बराबर 1। 7 बटा 7 का मतलब होता है 7 बटा 7 का मतलब 1। तो आपका मान प्राप्त हुआ 1 माइनस x बटा 2 बराबर 1। अब आपको इसे दूसरी साइड में ले जाना है यानी पक्षांतरण करना है और पक्षांतरण करने के लिए आपको पता है चर और अचर राशि जो है उनको अलग अलग पहुंचाया जाता है। तो हम माइनस x बटा 2 को यही रखते हैं। एक तो ये है, एक दूसरी साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा तो माइनस x बटा 2 बराबर 1 माइनस 1 यानी 0। अब हम इसका वज्र गुणा कर देते हैं तो 2 का गुणा 0 से होगा तो माइनस x बराबर 0 और x बराबर आपका मान प्राप्त होगा 0। आपसे यही पूछा गया था यदि इस समीकरण में जो कि आपको प्रश्न में दिया है इसमें यदि y का मान 10 है तो x का मान कितना होगा। तो हमने y की जगह 10 रखा और इसकी पूरी कैलकुलेशन कर दी। आपका आंसर x बराबर 0 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है इसमें फटाफट हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ताकि आप इस मॉडल को जल्दी ही कंप्लीट कर पाएं, क्योंकि आज से हमारे मॉडल पेपर की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कम से कम आपको 20 मॉडल पेपर कराए जाएंगे और उन मॉडल्स पेपर्स को आप आसानी से इन छुट्टियों के दौरान बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन छुट्टियों के दौरान आपके पास में काफी समय बचेगा। आपके इसमें प्रश्न दिया हुआ है ए, यहाँ आपका प्रश्न है 5वां और इसमें दिया है आपका x + 4 और दूसरा इसका जो मान है वो आपका y + 5। b का मान है आपका 6 - x और इसका अगला मान है 3 - y। आपसे इसमें कहा है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिए।
x प्लस 4 और y प्लस 5, 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक बताना है। आप प्रश्न को देखकर समझ चुके होंगे कि ये जो प्रश्न है एक्सरसाइज 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से पूछा है और दो बिंदु दिए हैं और ए के निर्देशांक भी है, बी के निर्देशांक है और आपको इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उस समय में मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र आपने पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रश्न को यहाँ समझिए। देखिए, ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का नाम ए है, इसका नाम बी है। यहाँ आपको ए के निर्देशांक x प्लस 4 y प्लस 5 ये लिखा है, उस बी के निर्देशांक है 6 माइनस एक्स और 3 माइनस वाई। ये इस प्रकार से निर्देशांक लिखे हुए हैं। आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है P, इसके निर्देशांक आपको x और y है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, उस समय आप दोनों इनके x अक्षों को जोड़ दीजिए। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो इनमें x का जब भी आपको मान ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2 बटा 2, और जब आप y का मान प्राप्त करना चाहते हो तो y1 प्लस y2 बटा 2। आपका x का मान है x प्लस 4 और x2 का मान है 6 माइनस एक्स बटा 2। देखिए x से x खत्म, 4 और 6 गए 10 बटा 2, यानी कि x का मान आपका कितना प्राप्त होता है 5। x का मान काफी आसानी से 5 प्राप्त हो गया और y का मान है ये आपका y1 यानी y प्लस 5 प्लस y2 का मान 3 माइनस y बटा 2। y से y खत्म, 5 और 3 8 बटा 2 यानी कि 4। आपसे पूछा ये था मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने आपको, तो इसमें आपका x का जो मान है वो 5 प्राप्त होता है और y का मान है वो 4 प्राप्त होता है। इसको आप निर्देशांक में लिखेंगे तो इस तरह से 5 और 4, आपके ऑब्जेक्टिव में जो भी ऑप्शन होगा 5 और 4 वो सही माना जाएगा और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव इसका बी है, वो राइट आंसर है। तो किस प्रकार से सॉल्व करना है ये आपको समझाया गया है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी डेस्क वर्क को सॉल्व करने के लिए बैठे हो तो आपको उसमें पता होगा कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनके सॉल्व आपकी आंसर शीट में आपको नहीं मिलेंगे। बाकी प्रश्नों के सॉल्व आपको आंसर शीट में मिल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्व आपको आंसर शीट में नहीं मिलेंगे। इसलिए कम से कम ज्यादा नहीं तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जरूर समझ लीजिए, ताकि परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आए तो आप जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। आगे के जो प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं अभी। अगला प्रश्न यदि आपके पास में डेस्क वर्क है तो उसमें से पढ़ सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे छठा पूछा गया है। इसमें कहा है साइन a बराबर 1/2, तो 2 साइन a cos a का मान ज्ञात कीजिए। 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, आपको साइन a का मान दिया है 1/2, 2 साइन a cos a इसका मान ज्ञात करना है और इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। मैं चारों के लिख देता हूं। 1/4, सेकंड नंबर ऑप्शन है √3/2, थर्ड ऑप्शन है इसका 1 और इसका फोर्थ ऑप्शन है डी पर 1/√2। इस प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? यदि आपसे आता है तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए और यदि नहीं आता है तो इंतजार करिए, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, साइन a बराबर 1/2,
आपको नवी प्रश्नावली के बारे में ध्यान होगा, जिसमें हमने लंब ढाल बटा काका का फॉर्मूला बताया है। यहाँ लिखा था साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, इसके नीचे कॉट, इस जगह सेक और इस जगह कोसेक, ये चीज बताई। हम साइन में चल रहे हैं तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि आपका जो ये मान है तो इसमें एक जो है वो लंब है और दो क्या आपका कर्ण है। तो सबसे पहले आपको इसमें आधार का मान भी निकालना होगा। तो देखिए साइन ए, तो हमने यहाँ ए रख दिया। आप किसी भी जगह बी और सी आप रख सकते हो, क्योंकि बी और सी की कोई महत्वता नहीं है, सिर्फ ए को व्यवस्थित जमाना है। क्योंकि थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब होगी और 90 के सामने भुजा आपकी कर्ण है और एक भुजा है वो आपकी आधार है। तो आप ए बी सी इस तरह से लिखिए या फिर आप ए बी सी इस तरह से लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ए फिक्स कर दिया हमने, इस ए को कभी भी 90 वाली जगह पर नहीं रख सकते। तो आपका लंब एक है और कर्ण आपका दो है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज नजर आता है तो आप हमेशा उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी आपको। वो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपके कर्ण का मान है 2, आधार का मान आपके पास में है नहीं, इसलिए इसको ए बी लिख देते हैं, और लंब का मान आपका 1 है। इनको सॉल्व करने के बाद इनका पक्षांतरण करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, ए बी स्क्वायर प्लस 1, ए बी स्क्वायर इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर बराबर ये 1 माइनस 4, इधर बचा आपका माइनस का 3, इधर आपका ए बी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस खत्म, ए बी स्क्वायर का मान आया आपका 3। और हमें अब किसका मान निकालना है, ए बी का। देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से जानते हैं, इसलिए थोड़ा इसको स्पीड से किया जा रहा है। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका √3। ए बी का मान आपका ये इसका √3 प्राप्त हो चुका है। अभी हमसे ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए कहा है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से ये आएगा। तो देखो प्रश्न है आपका 2 sin a cos a। आपको यहाँ 2 रखना है और sin a है, इसका मान 1/2 और cos a, cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार आपका √3 बटा कर्ण आपका 2 है। तो देखिए 2 से 2 खत्म, आपका आंसर इसमें निकल के आया है √3/2। तो इसका जो सॉल्व है वो निकल के आया √3/2। अब ये आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव है। अब आप इसमें से बताइए कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। उम्मीद है सबने देख लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, √3/2 इसका मान लिखा हुआ है। इस प्रकार आप काफी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपसे कोई प्रश्न नहीं हो रहा है तो आप वीडियो देख लीजिए, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। अब आगे की जो प्रश्न है इनको भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उनतास कोण क्या है। प्रश्न देखिए 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उनतास कोण बताना है। सूर्य का उनतास कोण आपको बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, उनतास कोण हो या उन्नयन कोण हो, बात एक ही है। यह नवी प्रश्नावली का प्रश्न है जिसका नाम है नवी प्रश्नावली का त्रिकोणमितीय अनुपात के आधारित प्रश्न। इसमें 2 प्रकार के आपको कोण बताए हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण।
तो उन्नतांश कोण उन्नयन कोण को ही कहा जाता है। उन्नयन कोण में हमें अपन को नीचे से ऊपर की तरफ देखना होता है, वहां उन्नयन कोण बनता है, और अवनमन कोण में आपको नीचे की तरफ देखना होता है। जब प्रश्नावली आपको पढ़ाई थी उसमें आपको अच्छे से समझा दिया गया था। तो जैसा प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से हमें चित्र बनाना है। और जब हम प्रश्नावली को पढ़ रहे थे तब भी आपको स्पष्ट कहा था कि इसमें जो भी चित्र बनेगा हमेशा समकोण त्रिभुज का बनेगा। तो 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष, तो देखिए ये वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, वृक्ष की छाया, और इस वृक्ष की जो छाया है वो इस तरह से बन रही है। तो आपसे सूर्य का उन्नतांश कोण पूछा है, तो दो भुजा अपने पास आ चुकी है, हम तीसरी भुजा को इस तरह से मिला देंगे और यह 90 डिग्री लगा देंगे। ये जो भुजा है इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, क्योंकि इसको हमने पेड़ माना है, और इसकी ये छाया है और इसका मान है 10√3। आपको यहाँ जो कोण है वो कोण पूछा गया है, यहाँ जो कोण है वो कोण पूछा गया है। आपके इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इन दोनों के अंदर में चलना है, और दोनों भुजाएं हैं, ये थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब कहलाती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जो शेष भुजा है वो आधार कहलाती है। तो आपको चलना है लंब बटा आधार, और ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, लाल बटा का इस प्रश्न को सॉल्व करते समय देख लिया करो। तो लंब बटा आधार आता है अपने tan थीटा में, तो आपको लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा अपने पास में इस बार है नहीं, तो लंब का जो नाम है वो है, लंब का जो वैल्यू है वो है 10, और आधार की जो वैल्यू है 10 बटा √3। 10 से 10 खत्म, ये आपका बच गया 1 बटा √3। तो आपको बस ये बताना है कि 1 बटा √3 किसका मान होता है। तो यदि आपने सारणी को अच्छे से समझा है और प्रश्नावली कराते समय आपने ध्यान दिया है तो आपको पता है 1 बटा √3 tan में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो आपको यहाँ लिख देना है tan 30 डिग्री, यहाँ लिखना है आपको tan थीटा, tan से tan खत्म, अब आपका बचा है थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यदि ये लिखित में प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे तो आपको इस प्रकार से करना है। हम प्रत्येक प्रश्न का पूरा सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है वो क्वेश्चन यदि आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में नहीं देकर लिखित में यानी 1 या 2 अंक का दिया गया जाएगा, तब आप किस प्रकार करेंगे। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को काफी डिटेल से अच्छे से समझाया जा रहा है ताकि आप उसे परीक्षा में आने पर छोड़े नहीं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न काफी सरल है। यदि आपने हमारे 10वीं प्रश्नावली जिसका नाम है वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं, यानी वृत्त वाली जो प्रश्नावली है उसको अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें आपको स्पर्श रेखाओं के बारे में काफी डिटेल में समझाया था, और उन्हीं स्पर्श रेखाओं से संबंध में प्रश्न पूछा है। हम बार बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग में बताते हैं कि 10वीं प्रश्नावली इसमें से स्पर्श रेखाओं से संबंध में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यदि आपके ध्यान में नहीं है तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, फिर आपको उसमें से आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए ये आपका वृत्त है, मैं प्रश्न बता रहा हूं आपका 8वां प्रश्न संख्या 8। ये वृत्त है और इस वृत्त पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो यहां से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? एक, यानी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। और यदि बिंदु कोई बाहर है तो बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जाएगी? 2। और यदि आपसे पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस प्रश्नावली को कराते समय आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, हमने वृत्त बना के दिखाया था इस प्रकार डॉट डॉट करके, और उसमें बताया था कि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और वृत्त के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है तो वृत्त पर स्थित अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। तो आपका प्रश्न इसमें पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा होती है अनंत, क्योंकि वृत्त जो है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है और इस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत हो जाएगी। देखिए 10 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 11वां प्रश्न है वो देखते हैं।
11वां प्रश्न, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी कठिन प्रश्न होगा ये बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को कभी क्लास में इतना डीपली समझाया नहीं जाता है। देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है। आप इस प्रश्न को पढ़िए एक बार और फिर पढ़ने के बाद आप पता लगाइए क्या आपने इस प्रश्नावली को पढ़ते समय ये प्रश्न कभी पढ़ा था क्या। आपको आंसर मिलेगा नहीं पढ़ा था। तो क्या ये प्रश्नावली में नहीं था? वास्तव में ये प्रश्नावली में नहीं था, लेकिन प्रश्नावली इसी पर ही आधारित थी जिसमें आपके चतुर्थांश भी आ रहा है, वृत्त भी आ रही है, त्रिज्या भी आ रही है। तो उस प्रश्नावली में से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको बार बार बताया जाता है कि हर बार परीक्षा में कम से कम 3, 4, 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टॉपर बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। तो उनके लिए कुछ प्रश्नों को बनाकर डाला जाता है और पता लगाने के लिए क्या ये बच्चे कर पाते हैं क्या। तो आज वही प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करते हैं और प्रत्येक बच्चे को इसके सब बारे में समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में इस प्रश्न का सॉल्व नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा, इसलिए आपको वृत्त को 4 भागों में काट देना है इसको। तो ये पूरा वृत्त है, इसको 4 भागों में बांट गया है। तो ये प्रत्येक जो भाग है इसके, ये जो प्रत्येक भाग है ये आपके क्या कहलाएंगे? चतुर्थांश कहलाएंगे। इसके प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएंगे। अब आप किसी भी चतुर्थांश को ले लीजिए, आप जो भी आपको लेना है, क्योंकि सभी का जो क्षेत्रफल है वो समान होगा, क्योंकि एक ही वृत्त में 2 व्यास परस्पर लंबवत काटते हुए 4 टुकड़े कर रहे हैं, तो सभी का मान समान होगा। अब आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि आपको प्रश्नावली में इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया होगा और यहाँ कोई थीटा दिया होगा। तो और हम इसको क्या कहते थे? त्रिज्यखंड बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? त्रिज्यखंड। लेकिन ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। मैं इसके 4 ऑब्जेक्टिव है उनको भी जरूर लिखना चाहूंगा, ताकि कोई बच्चा यदि खुद अपने मन से प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करना चाहता है तो उसके लिए भी ये अवसर मिलेगा। पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है पाई r प्लस 2r। तीसरा इसका ऑप्शन होगा पाई r प्लस r बटा r। चौथा ऑप्शन है इसका पाई r प्लस 4r बटा 2। ये टोटल 4 इसके ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कौन सा राइट आंसर है आप निकाल सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कैलकुलेशन करो। और यदि आप नहीं निकाल सकते हो तो वीडियो को देखिए, आपको ये समझाया जाएगा। देखिए, ये आपका चौथा हिस्सा है इसका, तो ये चतुर्थांश हो गया। तो सबसे पहले आपको इसके चतुर्थांश में परिमाप का मतलब होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। परिमाप का मतलब है कुछ जैसे हमने यहां से शुरू किया स्टार्ट और वापस घूमकर इसी जगह पर आ गया है, तो जो जहां से शुरू होकर पुनः उसी स्थान पर आ जाता है उसको बोलते हैं हम परिमाप। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चाप। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का आपका सूत्र आपने जरूर पढ़ा होगा। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आपने पढ़ा होगा 2 पाई r थीटा बटा 360। और यहाँ थीटा बनता है 90 डिग्री का, इसलिए हम यहाँ इसमें मान रखते हैं 2 गुणा, आंसर आपका पाई में इसलिए पाई का मान ले लेते हैं 2 पाई r थीटा की जगह 90 बटा 360। 2 एकम 9, 9 चौक 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो काटने के बाद इसका मान आया है पाई r बटा 2। अभी जो मान हमने प्राप्त किया है
वो प्राप्त किया है आपका चाप की लंबाई का, यानी कि जो चाप है इस चाप की लंबाई ज्ञात कर ली हमने पाई आर बटा 2। अब हमें ये भुजा भी ज्ञात करनी है, क्योंकि परिमाप में अभी अभी आपको बताया जहां से शुरू होता है अपने वहीं आना होता है, तो हमने यहां से यहां तक निकाल लिया, ये भुजा अभी हमने निकाली देंगे। तो ये भुजा त्रिज्या है और ये भुजा भी त्रिज्या है, तो इसमें हमें इस त्रिज्या को और जोड़ना है। तो एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो टोटल हो गई आपकी ये 2 त्रिज्या। अंश बटा हर, बीच में प्लस है, आपको लघुत्तम लेना होगा। 2 इसका लघुत्तम आ गया, तो यहां मान आया पाई आर प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 दूनी 4 4 आर। तो पाई आर प्लस 4 आर बटा 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाई आर प्लस 4 आर बटा 2। अब आपके इस ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आपको प्राप्त हो रहा है। इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से हमारा जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो इसका एकदम राइट आंसर है। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या यदि ये प्रश्न परीक्षा में आप देखने को मिलता तो इस प्रश्न को कर पाते या नहीं कर पाते? यदि आप कर पाते हो तो आपकी तैयारी काफी अच्छे लेवल की है, और यदि आप नहीं कर पाते तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको प्रत्येक मॉडल पेपर का अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और सभी मॉडल पेपर की प्रैक्टिस हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी। और साथ ही आपको पता है कि प्रत्येक मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके आंसर पीछे आवासादा में यानी ABCD के रूप में डायरेक्ट आंसर होता है, उसका सॉल्व नहीं दिखाई देता है। तो आप रट तो है नहीं सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं। 10वां प्रश्न, 9 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करें किसी प्रश्न को, यदि आपको अच्छा लगता है या समझ में नहीं आता है उसको, ताकि आप उसे वापस बैठ के कर सकते हैं। और इस मॉडल्स पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, मॉडल्स पेपर को सॉल्व करने के लिए आप एक अलग से नोटबुक तैयार कर लीजिए, ताकि प्रत्येक मॉडल पेपर के प्रश्न और उत्तर आप लिखकर परीक्षा तक आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आपके 10-15 दिन का जो अवकाश है, इस दौरान आपको ये मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो इसलिए आप इनकी तैयारी करते रहें। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए आपको कहा है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर है, इसका मान 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की परिधि होगी, इस वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, इसमें मान रख दिए 2 पाई आर 2 गुणा 22 बटा 7, त्रिज्या 3.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए बट्टे में 10 लगा देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, राइट आंसर इसका 22। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है, 11, 22, 33, 44। तो इसका पता आपको चली गया होगा कि इसका राइट आंसर 22 होगा। और ये प्रश्न संख्या है आपकी 10। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ये त्रिज्या दी हुई थी, परिधि आपको ज्ञात करनी थी, सिर्फ हमने सूत्र में मान रखा है, आपका आंसर तैयार है। अगला जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन की भुजा क्या होगी? घन की भुजा क्या होगी? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा क्या होगी ये आपको पता लगाना है। तो देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये बताइए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या है कमेंट में बताइए आप। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। इसका मान है आपका 486। हमें पहले इसकी भुजा निकालनी है और हमसे भुजा ही पूछा गया है,
तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा 6, 486 बटा 6। 6 का भाग इसमें देंगे, 6 8 48, 6 कम 6 81। तो भुजा स्क्वायर का जो मान है वो आपको 81 प्राप्त होगा। आपको सिर्फ भुजा चाहिए तो इसका वर्गमूल करना होगा। इसकी जो भुजा है 81 का वर्गमूल यानी कि 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार काफी आसानी से आप घन की भुजा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न के अभ्यास की आवश्यकता है ताकि परीक्षा में कम समय में और जल्दी आप कर सकें, क्योंकि गणित का जो पेपर होता है काफी बड़ा होता है और उसको सॉल्व करने में काफी बच्चों के प्रश्न छूट जाते हैं। अब तक हमारे कुल 11 प्रश्न हो चुके हैं। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासे को उछाला जाता है और आपको पता है पासे में अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6। आपसे प्रश्न क्या पूछा है वो सुन लीजिए पहले आप। एक पासे को उछाला जाता है तो उसमें अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी अभाज्य संख्या की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप भाज्य अभाज्य दोनों संख्या को अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए भाज्य संख्या कौन सी होती है, इसमें भाज्य संख्या आपकी 4 है और 6 है। 4 और 6 आपकी भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में आती है आपकी 2 3 और 5। 2 3 और 5 ये 3 संख्याएं जो अभाज्य संख्या है। और अभी आप सोच रहे हैं कि 4 और 6 भाज्य है, 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो इस एक का क्या होगा, एक क्या होती है। तो आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं कि एक का जो अंक होता है वो ना तो अभाज्य संख्या कहलाती है और ना ही वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो जब भी आप पासे वाले प्रश्न को कर रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक का अंक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। आपको अभाज्य संख्या की प्रायिकता याद करनी है तो अभाज्य संख्या होती है 1 2 3 और टोटल अंक होते हैं इसमें 6, 3/6 यानी कि 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। देखिए आपके 12 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। अगला 13वां प्रश्न जो है उसको देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है। उनका HCF 30 है। उनका महत्तम क्या है, HCF उनका 30 है। तो इसका LCM क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न को देखकर आपको घबराना नहीं है। आपको पता है ये पहली प्रश्नावली में से पूछा हुआ है जिसमें LCM और HCF करना आपको सिखाया है। यदि आपने वो प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो हमारे YouTube चैनल पर पहली प्रश्नावली से लेकर आगे तक की प्रश्नावलियां हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पहली प्रश्नावली को पढ़ सकते हैं, वहां आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, HCF दिया है, LCM आपको ज्ञात करना है। जिसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। आपको इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो डायरेक्ट दिया है। तो 1080 बराबर HCF LCM इंटू HCF का मान आपका 30 दिया है। आपको LCM का मान प्राप्त करना है, इसलिए LCM यही रखो और 30 को इसके बट्टे में पहुंचा दीजिए। यानी कि 1080 बटा 30 बराबर LCM, यानी इसका पक्षांतरण कर दिया। 0 से 0 खत्म, 3 का भाग 108 में दिया तो 3 दिया 9, 3 से 18, यानी कि आपका जो LCM है वो कितना प्राप्त हुआ है आपका, इसका जो LCM है वो 36 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार काफी आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो दिया है आपका C, यानी कि 36।
अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्य के क्या है। द्विघात बहुपद के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। 12 प्रश्न अपने हो चुके हैं, अभी अपना 13वां प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आपको इसमें पता लगाना है कि गुणा करने पर, देखिए सवाल देखकर आपको पता चल गया द्विघात समीकरण यानी दूसरी प्रश्नावली में से आया है या फिर चौथी प्रश्नावली में भी ये आपका प्रश्न है। लेकिन चौथी प्रश्नावली में 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो। सिंपल सा आप गुणनखंड विधि से कीजिए ताकि जल्दी सॉल्व हो सके। अब आपको पता लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर 8 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 6 प्राप्त हो। तो वो संख्या होती है 4 गुणा 2, 4 माइनस 2, 4 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 4 2 6। देख एक्स स्क्वायर प्लस 8 इनको लिख दिया। अब इस संख्या को लिख देंगे तो माइनस 4x माइनस 2x, तो 4 2 6x, 4 दूनी 8। इनमें से कॉमन ले लीजिए, दो दो के जोड़े बनाने के बाद x कॉमन निकाल दिया तो बचा आपका x माइनस x निकालने के बाद 4। इनमें से माइनस कॉमन लिया है और इसके अलावा 2 भी बाहर लेना है। ये बचा आपका x, या 4 का 2 का भाग लगाने के बाद बचेगा 4। तो दोनों ब्रैकेट आपके समान आ चुके हैं, इसका मतलब किसी एक को आपको रखना है x माइनस 2। अब आपको इनको 0 के बराबर लिख देना है, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। पक्षांतर करने के बाद यहाँ x का मान आपको 4 प्राप्त होगा और यहाँ x का मान आपको 2 प्राप्त होगा। आपसे शून्य पूछे हैं तो आपके जो दोनों शून्य के 4 और 2 प्राप्त हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में आप छाड़ सकते हैं कि आपका आंसर ये दोनों किससे मैच करते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 ऑब्जेक्टिव ए राइट आंसर, जिसमें 2 और 4 शून्य दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 14 है आपके त्रिभुज ABC। यहां लिखा है त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप है। त्रिभुज DEF ये आपस में समरूप है। जहां दिया है कोण A का मान है वो 40 डिग्री है और कोण E का मान है वो 80 डिग्री दिया है। ये आपके छठी प्रश्नावली में से, समरूपता वाली प्रश्नावली में से पूछा हुआ प्रश्न है और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या है वो सुन लीजिए। इसमें पूछा है कोण C का मान क्या होगा। कोण जो C है इसका मान क्या होगा। तो फटाफट बिना देरी किए आपको दोनों त्रिभुज बना लेने हैं। एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज आपका ये। दोनों त्रिभुज बनाने के बाद में आपको इसकी मार्किंग करनी है और पहले त्रिभुज की मार्किंग है उसमें A B C, दूसरे त्रिभुज की मार्किंग में D E F। A का मान आपको यहाँ 40 दिया है और E का मान है आपको 80 दिया है। देखिए आपको कंडीशन ये दी है कि ये त्रिभुज ABC जो है वो इस त्रिभुज DEF के समरूप है। जब ये दोनों आपस में समरूप है तो निश्चित है ये कोण 40 का होगा और ये कोण 80 का होगा। आपसे पूछा है कोण E का मान, कोण F का, कोण C का मान, आपसे कोण C का मान पूछा है तो ये वाला कोण पूछा है। तो देखिए आप इतना तो जानती हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 होता है। तो यदि दो कोणों का योग 80 प्लस 40 यानी कि 120 प्राप्त हुआ है तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए आपको इसको 180 में से घटाना है और आपका आंसर 60 निकल के आ जाएगा। 80 और 40 120 और 60 180। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, एक में 70 डिग्री, एक में 60 डिग्री, एक में 50 डिग्री, एक में 40 डिग्री। तो अपना राइट आंसर क्या होगा 60 डिग्री। देखिए
आगे इसमें दो प्रश्न और बाकी हैं जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली संख्या 9 उसमें से पूछा हुआ है। तो फटाफट उनको कंप्लीट करने के बाद में हमारे फर्स्ट मॉडल पेपर के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं उनका सॉल्व आपको आंसर शीट में यानी किसी डेस्क वर्क में मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों के सॉल्व आपको डेस्क वर्क में नहीं मिलने वाले हैं। देखिए, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न समझ लीजिए। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, मान लीजिए ये पहाड़ी की ये ऊंचाई है। अब इस पहाड़ी पर चढ़ना है तो आप निश्चित इस तरह से चढ़ नहीं सकते। पहाड़ी पर आप इसी प्रकार से चढ़ोगे, देखिए इस प्रकार से, यानी पहाड़ी पर ढलान जो होगा उस ढलान की सहायता से चढ़ोगे। लिखा है पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ कोण कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का, और ये कोण आपका 90 डिग्री का है। देखिए, आपको इसमें सोचना बिल्कुल ही नहीं है। जब भी त्रिकोणमिति का प्रश्न पूछा जाता है हमेशा 90 डिग्री बना दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आप इसमें कहीं भी ए बी सी कहीं रख दीजिए, क्योंकि आपके सवाल में कहीं ए बी सी का जिक्र नहीं किया है। तो इसकी जो दूरी है यानी इस तरह से ये 500 मीटर है। आपसे इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब कहलाती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको कर्ण का मान दिया है और आपको लंब ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान दिया है और लंब ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, लाल बटा का, और लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में। लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ हमारे थीटा का मान 60 डिग्री है, तो आपको लिखना है साइन 60 डिग्री बराबर लंब का नाम है ए बी और कर्ण का जो नाम है वो है आपका 500। अब साइन 60 का मान कितना होता है ये आपको देखना है सारणी में। यदि आपने सारणी को ठीक से पढ़ा है और याद किया है तो आपको उसका मान पता होगा, और यदि आपने सारणी को समझा है तो आपको याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमारा एक वीडियो है प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें हमने उसे 4 भागों में अपलोड किया है। उसमें हमारे पहले पार्ट में हमने सारणी को बड़े ही आसानी से सरल तरीके से बनाना सिखाया है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए। मात्र 5 मिनट देखने के बाद में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख कर आने वाले हो, इस चीज का मैं आपसे वादा करता हूं। तो यहाँ साइन 60 का मान हम उसी सारणी में से बता रहे हैं, लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान है √3/2। ये आपको उसी सारणी में मिल जाएगा। आप जाइए वीडियो से कीजिए, आपको फटाफट और सरल, सबसे सरल सारणी बनाया सिखाया गया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हम इनका वज्र गुणा कर देते हैं। हाँ जी, साइन 60 का मान हो गया अपना √3/2। वो सॉल्व करते हैं हम। 2ab बराबर 500 √3। AB का मान आपको प्राप्त होगा 500 √3/2।
2 का भागा 500 में दोगे तो कितनी बार होगा? 250 बार, यानी कि 250 अंडर रूट 3, ये आपको ए बी का मान प्राप्त होगा। और यहाँ ए बी का मतलब है पहाड़ की ऊंचाई। आपसे प्रश्न यही पूछा गया है कि पहाड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, तो पहाड़ की कुल ऊंचाई 250 बटा अंडर रूट 3 होगी। इतने प्रश्न करने के बाद में हमारा एक लास्ट प्रश्न है। कितने, कौन सा प्रश्न था ये 17वां प्रश्न था अपना। अभी हम 18वां प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिए, आप जितने ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में उतने ही ज्यादा अंक प्राप्त होंगे। और आप एक चीज का ध्यान रखिए कि एक एक नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप 100 का स्कोर करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से मेहनत करनी होगी। और बहुत ही अच्छी मेहनत कराने का हम वादा करते हैं। और आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, आपको हर बार एक नई चीज सीखने को मिलेगी। फटाफट हम बिना देरी किए 18वां प्रश्न जो लास्ट है उसको देखना चाहेंगे। 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, देखिए इसने कहा एक प्रकाश स्तंभ है और इस प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 50 मीटर। प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री, यानी यहां से इसको देखा जा रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का। अवनमन कोण डायरेक्ट नीचे नहीं बनता है, अवनमन कोण बनता है यहाँ। तो ये कोण और ये कोण आपस में हो जाएंगे बराबर। ये कारण होगा एकांतर नियम से। और आपसे फिर पूछा है इस स्तंभ से इस नाव की दूरी क्या है, इस स्तंभ से इस नाव की दूरी क्या है, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो देखिए, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, 90 के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, बची हुई भुजा आपकी आधार कहलाती है। इसी आधार का मान ज्ञात करना है। जो चीज दी है, जो ज्ञात करनी है, दोनों की तुलना करनी है, तो आपको लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा आपका 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री और लंब का मान है आपका 50। आधार आपके पास में है नहीं, हम इसकी जगह ए बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ हम ए बी लिख लेते हैं। tan 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 1 और 50 बटा ए बी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 ए बी होगा, अंडर रूट 3 ए बी बराबर 50। ए बी बराबर 50 बटा अंडर रूट 3, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ये आंसर मिलता है तो ठीक है, वरना आपको पता है कि लिखित परीक्षा में, यानी यदि प्रश्न लिखित में आता है तो आपको यहाँ नहीं छोड़ना है इसको, और इसका परिमेयकरण भी करना होगा। और परिमेयकरण करने के लिए जो वर्गमूल में नीचे संख्या होती है उसका अंश और हर दोनों में गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 50 अंडर रूट 3 बटा 3। ये इस प्रकार से आपका कुल कंप्लीट आंसर मिलेगा। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में था, तो ऑब्जेक्टिव में राइट आंसर ए बी बराबर 50 बटा अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है 18 प्रश्नों में से काफी प्रश्न ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से आपसे नहीं आते होंगे, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपके पास में है, प्रत्येक प्रश्न को कैसे सॉल्व किया है ये आपको अच्छे से समझाया है। यदि आपको कोई प्रश्न वापस समझना है तो उस प्रश्न के लिए आप वीडियो को वापस प्ले करके देख सकते हैं। उम्मीद है काफी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको एक बेहतरीन तैयारी का मौका घर बैठे ही मिलेगा। और इन छुट्टियों के दौरान आप इन सभी मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करें, और जो भी प्रश्न आपसे नहीं आता है हमसे लाइव कमेंट में आप हमारे चैनल पर डाल सकते हैं, आपको प्रश्न को सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। इसी के साथ में आज का वीडियो इतना ही काफी है। वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।